क्या कि काले धन वालों को बीजेपी में लाएंगे, वॉशिंग मशीन में उस काले धन को सफ़ेद कराएंगे और और तत्पश्चात आदमपुर से चुनाव लड़वाएंगे। जो विधायक हैं उनको भी अपनी जिम्मेदारी जो है मैं समझता हूँ उनकी पूर्णतः विफलता दिखाई दे रही है, भिवानी की सड़कों पे दिखाई दे रही है। हिमाचल और कर्नाटक तो एक झांकी है, पूरी पिक्चर हरियाणा में दिखाना बाकी है। मैं चुनौती के साथ कह सकता हूँ कि शायद इनकी कि भाई जेजेपी पार्टी की अगले चुनाव में एक भी सीट हरियाणा में नहीं आएगी। उन पर और डॉक्टर अरविंद शर्मा जी ने तो मुख्यमंत्री जी के बारे में क्या क्या कहा वो तो मैं आपको रिपीट भी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं रिपीट करूंगा तो आपको बीप 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 करके चलाना पड़ेगा। दादा गौतम कह रहे हैं कि एक खोपर एकला सारा जिम गया। पूरे प्रदेश में एक ही आवाज़ आ रही है कि बीजेपी जेजेपी खट्टर दुष्यंत सरकार जा रही है और हुड्डा साहब उदय भान जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है। हरियाणा को विकास की पटरी से उतार के बेरोजगारी में नंबर 1 बनाने वाला प्रेस के साथियों को मैं धन्यवाद करता हूँ कि भाई आपने एक ये अग्नि परीक्षा ही देनी पड़ी, क्योंकि इतनी गर्मी हो रही है। ये अग्नि परीक्षा है, हमारे लिए भी होगी लेकिन आपके लिए भी है। तो आज जो कार्यकर्ता बैठक का कार्यक्रम था हमारा विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम की तैयारी के लिए, उसमें वही एक अपने आप में एक रैली में परिवर्तित हो गया। इसकी कोई उम्मीद नहीं कर सकता था कि वो एक रैली में परिवर्तित हो जाएगा। वो एक जनसभा का रूप उसने ले लिया। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज हरियाणा प्रदेश में जनता बदलाव चाहती है। भाजपा जजपा तो सरकार से त्रस्त है और बीजेपी जेजेपी की सरकार जो कि एक नकारा भ्रष्ट सरकार साबित हो चुकी है, इस सरकार से छुटकारा पाना चाहती है जनता और आशा भरी नज़र से कांग्रेस पार्टी की तरफ देख रही है। पूरे प्रदेश में एक ही आवाज़ आ रही है कि बीजेपी जेजेपी खट्टर दुष्यंत सरकार जा रही है और हुड्डा साहब उदय भान जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है। ये तय है। और 9 तारीख का जहाँ तक भिवानी का विपक्ष आपके समक्ष का कार्यक्रम की बात है, मैं मानता हूँ कि भिवानी में ऐतिहासिक साबित होगा विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम, क्योंकि भिवानी के लोग ये नहीं मानते थे कि सरकार, मेजॉरिटी लोग ये नहीं चाहते थे कि सरकार रिपीट हो। मगर आज आप भिवानी में देखें तो ज़्यादातर अधिकतर विधायक सरकार के पक्ष में नज़र आएंगे आपको, लेकिन कोई जेजेपी में आ गया, कोई इंडिपेंडेंट आ गया, कोई जो है अपना जेजेपी के और कांग्रेस की वोट स्प्लिट होके कई जगह। तो इस तरह का आया कि कांग्रेस अधिकतर लोग भाजपा के हक में नहीं थे। लेकिन आज 9 में से 7 विधायक चंडीगढ़ में उनके समर्थन में आपको नज़र आएंगे, लेकिन विपक्ष में मात्र 2 ही विधायक। मगर जन भावना लोग प्रदर्शित कर देंगे 9 तारीख को। 9 तारीख को जो है सभी विधायक कांग्रेस पार्टी के 30 के 30 विधायक, हमारे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद तो मैं अकेला ही हूँ, तो विपक्ष के सारे विधायक और सारे सांसद लोगों के बीच में ये हमारा 8वां प्रोग्राम होगा। विपक्ष आपके समक्ष प्रोग्राम के बारे में बता दूं मैं आपको, हमारे 2 प्रोग्राम चल रहे हैं कांग्रेस पार्टी। एक चल रहा है हाथ से हाथ जोड़ो, वो प्रोग्राम हमारा गांव-गांव घर-घर तक पहुंचने का प्रोग्राम है। वो हर शहर हर गांव के अंदर प्रोग्राम हर विधानसभा क्षेत्र में चल रहा है। विपक्ष आपके समक्ष जो कार्यक्रम है इसका प्रथम चरण सारे लोकसभाओं को कवर करने का है। ये 8वां लोकसभा भिवानी, 7 पहले हो चुके हैं। जब सरकार कहीं नहीं दिखाई दे रही थी, इवन कोविड के अंदर मास्क लगा के भी करना पड़ा, तो करनाल के अंदर विपक्ष आपके समक्ष किया गया। जब किसान आंदोलन में सरकार नहीं दिखाई दे रही थी, तब जींद के अंदर हमने विपक्ष आपके समक्ष प्रोग्राम किया। लगातार विपक्ष के रूप में कांग्रेस मजबूती से लोगों के बीच में रही और ये 8वां प्रोग्राम अभी भिवानी में होगा। इसके बाद एक हिसार में और एक रोहतक में 2 लोकसभा क्षेत्र और बचे, तो उनमें अगले किया जाए। दीपेंद्र जी, भिवानी की बात करते, भिवानी में आपने रैली भी रखी है। बीजेपी के 3 विधायक 4 विधानसभा में से एक है, एक कांग्रेस का है। वो भी बात करें तो आपके गुट से अलग है, तो ये तो 3 इसको कैसे तोड़ेंगे? ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस एकजुट है और कांग्रेस पूर्ण तरह से एकजुट है। कांग्रेस पूरी प्रदेश की एकजुटता से भाजपा के खिलाफ खड़ी है। ये बात सिर्फ कांग्रेस पार्टी के जो नेता वो कहते हैं, दिखाई तो नहीं देता धरातल पर एकजुट। ये तो देखो अब भाजपा है, क्या कारण है कि जब आदमपुर का उपचुनाव हुआ तो राव इंद्रजीत जी उस चुनाव में नज़र नहीं आए। किशन पाल गुर्जर जी उस चुनाव में केंद्रीय मंत्री जरूर हैं दोनों, उस चुनाव में आए नहीं। रमेश कौशिक जी सांसद उस चुनाव में आए नहीं।
धर्मवीर जी उस चुनाव में दिखाई नहीं दिए। क्या कारण है कि जो है ये गठबंधन जो है, ये सरकार जो है, सरकार में इतने लठ बज रहे हैं आपस में, जेजेपी में बीजेपी में, जिसका कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। जेजेपी के जो उप मुख्यमंत्री अपने हलकों में जाते हैं, उन हलकों के विधायक उनके प्रोग्रामों में नहीं आ रहे। क्या कारण है कि सरकार की भ्रष्टाचार की कहानियाँ विपक्ष और कांग्रेस ही बोले, उससे पहले सरकारी विधायक और सांसद बोल रहे हैं। दादा गौतम कह रहे हैं कि एक खोपर एकला सारा जिम गया। और जो है हमारे डॉक्टर अरविंद शर्मा जी, वो कह रहे हैं कि रोहतक के एक हमारे जो विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं, उन्होंने अमृत घोटाला का उन पर, और डॉक्टर अरविंद शर्मा जी ने तो मुख्यमंत्री जी के बारे में क्या क्या कहा, वो तो मैं आपको रिपीट भी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं रिपीट करूंगा तो आपको बीप 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 करके चलाना पड़ेगा। तो ये इस प्रकार का भाषा का प्रयोग हो रहा है। तो भाजपा के अंदर तो दिख रहा है आपको, कांग्रेस एकजुट है। लेकिन किरण चौधरी का कल एक बयान आया जिस तरह से वो कह रहे हैं कि अगर उनको भी न्योता मिलता हुड्डा साहब या उद्धव राम जी की तरफ आज से, तो भीड़ यहाँ पर बढ़ सकती थी, क्योंकि उनका इलाका है। आज हुड्डा साहब ने का अपना स्टेटमेंट शायद आपने देख लिया होगा। आज हुड्डा साहब ने भी अपनी बात उस पर, जो हुड्डा साहब ने भी बताया है कि उनको टेलीफोन पे उनका निमंत्रण दिया गया था, और मेरी नेता विपक्ष द्वारा केवल किरण चौधरी जी ही नहीं, सभी विधायकों को नेता विपक्ष द्वारा टेलीफोन पे भी निमंत्रण दिया गया है। और जो है सारे जो है विधायक दल की बैठक में, जिसमें सभी शामिल होते हैं विधायक, उसी में ये निर्णय होता है कि विपक्ष आपके समक्ष प्रोग्राम अगला कहाँ किया जाता है। और जैसा कि हुड्डा साहब ने आज अपनी प्रेस वार्ता में कहा कि उन्होंने स्वयं जो है कहते हैं उनको टेलीफोन करके उसका निमंत्रण दिया था। तो क्या दोनों हुड्डा साहब और किरण चौधरी एक मंच पर भिवानी में दिखाई देंगे? वो तो देखो, वो तो से भी लोग आएंगे। देखिए विपक्ष आपके समक्ष प्रोग्राम में अमूमन नेता विपक्ष हुड्डा साहब और जो है प्रदेश अध्यक्ष, अमूमन अगर आप हम सातों प्रोग्राम का ये रूप देखें तो सातों प्रोग्रामों में यही रहा है। एक प्रोग्राम में हमारे प्रभारी जरूर आए थे, लेकिन लगभग प्रोग्राम में, क्योंकि ये जो है जहाँ जब प्रदेश स्तर की कोई आयोजन किया जाएगा तब तो निश्चित रूप से केंद्र से भी जो है, तो बाकी अभी तक इसका यही प्रारूप है। संगठन की बात करें कब तक पूरा हो जाएगा? देखिए संगठन हमारा, जो मैं बार बार कहता रहा हूँ कि हमारा संगठन गांव-गांव, घर-घर में हमारा संगठन मजबूत है। और कांग्रेस के पक्ष में आज जो माहौल आप देख रहे हैं, इसलिए देख रहे हैं कि संगठन हमारा मजबूत है। बाकी जहाँ तक संगठन गठन की बात है, वो एक प्रक्रिया है। कांग्रेस पार्टी का हाईकमांड जैसा जब ठीक समझेगा, तो कांग्रेस के हित में समझेगा, तब संगठन का विस्तार किया जाएगा। जो पदों की, पदाधिकारियों के विस्तार की बात है। मगर हमारा संगठन गांव-गांव, बीजेपी का संगठन तो पन्ना संगठन, वो तो पन्नों पे ही है। हमारा संगठन हर गांव, हर शहर, हर घर तक हमारा संगठन है। ये धनखड़ साहब की स्टेटमेंट आई थी कि जी हमने पिछले 9 साल से बीजेपी का बड़ा मजबूत संगठन है और कांग्रेस का संगठन ही नहीं है। तो मैं धनखड़ साहब को भी याद दिलाना चाहूँगा कि उन्होंने भी 2019 में चुनाव लड़ा बादली क्षेत्र में, तब भी वो कहते थे कि कोई संगठन है नहीं और कांग्रेस का संगठन ही नहीं है और भाजपा मजबूत संगठन है। लेकिन पंडित कुलदीप वत्स के रूप में लोगों ने एक बड़े बहुमत के साथ जिस तरह का जनादेश दिया, तो वो कहीं ना कहीं हमारा संगठन आपका पन्नों पे था, हमारा धरातल पे रहा होगा, तभी वो नतीजा आया। तो आज भी धरातल पे हमारा संगठन मजबूत है। और बाकी जो विस्तार है, पदाधिकारियों के सूची की जो विस्तार है, वो आने वाले समय में किया जाएगा। जेजेपी और बीजेपी की तरफ से अलग अलग बयानबाजी आते हैं। दोनों पार्टियां चुनाव की हर सीट पर तैयारी कर रहे हैं। इससे कांग्रेस पर कितना असर पड़ेगा? अलग अलग आते हैं दोनों पार्टियां। देखिए, जेजेपी और बीजेपी की जहाँ तक बात है, जेजेपी पार्टी का तो मेरा मानना है कि जनाधार समाप्त हो चुका है। और मैं चुनौती के साथ कह सकता हूँ कि शायद इनकी, कि भाई जेजेपी पार्टी की अगले चुनाव में एक भी सीट हरियाणा में नहीं आएगी। स्वयं उप मुख्यमंत्री जी का जो आप विधानसभा क्षेत्र है उचाना, आप उचाना में जाके आप सर्वे करा के देख लें। आज लोगों ने, जो जेजेपी पार्टी है उसने लोगों को के साथ विश्वासघात किया। अपने मतदाता को कहा कि बीजेपी को करो जमुना पार, फिर बनवा दी बीजेपी की सरकार, उनके साथ विश्वासघात किया। फिर कहा कि 5100 बुढ़ापा पेंशन पे हमने समझौता किया है, बड़े बुजुर्गों के साथ धोखा किया। अभी मुख्यमंत्री जी ने क्लियर किया कि 5100 पेंशन की बात ही नहीं हुई थी।
महकमों की केवल महकमे कौन से महकमे से कमाई हो सकती है, इस आधार पे इन्होंने समझौता किया भ्रष्टाचार की छूट के लिए। फिर इन्होंने किसान आंदोलन में कहा कानून वापस ही नहीं हो सकते। फिर बाद में जो है जब वापस हुए तो स्पष्ट हो गया कि सबसे बड़ा धोखा ये दे रहे थे। फिर इन्होंने खिलाड़ियों के आंदोलन में भी बेटियों तक के साथ विश्वासघात किया। तो ये पार्टी कैसी है जिसकी एक इतिहास लिखा जाएगा, देश के इतिहास, राजनीतिक इतिहास पे जब कोई किताब छापी जाएगी और उस किताब में विश्वासघात पे एक चैप्टर लिखा जाएगा, उस चैप्टर के शुरुआत जेजेपी नामक पार्टी से की जाएगी। सर, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करें सर, बीजेपी उस पर अपना लोकसभा में और उसमें बिल पास करने की सोच रही है, तो किस प्रकार देख रहे हैं सर? देखिए, अभी इसका कोई ड्राफ्ट नहीं आया है। जब ड्राफ्ट कल कांग्रेस पार्टी के संसदीय दल की रणनीति समूह की बैठक हुई, जिसमें मेरे को भी मैंने भी हिस्सा लिया, और कहते हैं खड़गे जी और सोनिया जी के नेतृत्व में जो वरिष्ठ सांसदों की हमारी कल बैठक रही रणनीति समूह की, तो उसमें यही एक बात आई इस पे चर्चा होने के बाद कि अभी तो कोई समूह, अभी तो कोई ड्राफ्ट ही नहीं आया। ड्राफ्ट आएगा, उसमें क्या है क्या नहीं, उसके बाद कांग्रेस पार्टी अपनी दीपेंद्र जी, 2024 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस कितनी अपनी सीटें मान रही है? अगर बहुमत नहीं आया तो किसके साथ गठबंधन? कांग्रेस का बहुमत आएगा, निश्चित तौर से हमें विश्वास है। प्रचंड बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। आपने जो देश में भी बदलाव की जो बात हरियाणा में तो है ही, जो आपने देखी हिमाचल कर्नाटक में, हम यही कहना चाहते हैं कि हिमाचल और कर्नाटक तो एक झांकी है, पूरी पिक्चर हरियाणा में दिखाना बाकी है। दीपेंद्र जी, पूरी पिक्चर हरियाणा में के बारे में युवा होगा या फिर शहर में आप दोपहर से घूम रहे हैं, चाय पे है, प्रोग्राम पे है, हाँ जी। तो आप इस भिवानी शहर की दशा क्या मान रहे हैं? देखिए, भिवानी शहर में मैं मानता हूँ कि जो दुर्भाग्य से देखो, खट्टर सरकार तो पूरे हरियाणा में ही विफल सरकार साबित हुई है। पूरे प्रदेश को विकास की पटरी से उतारने का काम इस सरकार ने किया, निश्चित तौर से जो दो राय नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो हमारे जो विधायक हैं उनकी परफॉर्मेंस भी, क्योंकि ये शहर मेरे लिए एक बहुत ही, क्योंकि मेरा कॉलेज का टाउन है, मैंने अपनी शिक्षा यहाँ ग्रहण करी। जो अपनी जवानी जहाँ चली जाए, एक जीवन होता है और एक जीवन में एक जवानी होती है। वो जवानी जहाँ बिता दें, वहाँ से एक बहुत ही ज़्यादा एक लगाव हो जाता है उस इलाके से। तो मैं जो दुर्दशा देखी आज शहर की, और बीच बीच में मैं तो देखता ही रहता हूँ, तो उसमें रिफ्लेक्शन केवल आप सीएम को ब्लेम करो, सरकार को ब्लेम करो, वो भी काम नहीं चल सकता। कहीं ना कहीं यहाँ के जो विधायक हैं उनको भी अपनी जिम्मेदारी जो है, मैं समझता हूँ उनकी पूर्णतः विफलता दिखाई दे रही है, भिवानी की सड़कों पे दिखाई दे रही है। ये आप भी समझ सकते हो जो मैं कह रहा हूँ। लगाव आपका है, वो कांग्रेस की सरकार बनी तो यहाँ पर विशेष प्यार दिखाई देगा फिर दीपेंद्र हुड्डा? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक सवाल और आपसे, कुलदीप बिश्नोई की जीत के अंतर उस तरफ से कुलदीप बिश्नोई का बयान आया है कि वो अपने पिता भूपेंद्र हुड्डा का ही फिक्र करें, वो बहुत जल्द भ्रष्टाचार के मामले में जेल जाने वाले हैं। क्या ऐसा है, मैं कुछ नहीं कहना चाहता, कह बहुत कुछ सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ उनको जो कहना था वो आदमपुर की जनता ने कह दिया। हम धन्यवाद करते हैं आदमपुर की जनता का, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी की रिकॉर्ड जो है अपना वोटें देते हुए 42% वोट वहाँ देने का हमने काम किया, और पूरी सरकार की ताकत झोंकने के बाद, बीजेपी और जेजेपी के गठबंधन के बाद, सारी ताकतों के एक हो जाने के बाद वो जो चुनाव लड़ा गया, वो कांग्रेस के रास्ते में वहाँ रास्ता रोकने के लिए केवल जो है कुलदीप बिश्नोई या बीजेपी नहीं, चाहे वो अजय सिंह जी हों जेजेपी के, चाहे वो इनेलो की बात हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी की बात हो, सबका निशाना ये था कांग्रेस पार्टी रुके। और भी कई हो सकता है कि मैं नहीं बोल सकता, आप समझ सकते हो कि पार्टी की कई गरिमाएं होती हैं, हमारी पार्टी के अंदर का एक डिसिप्लिन रहता है। तो बहुत लोग उसके बावजूद वो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को एक मजबूती से टक्कर देने का काम आदमपुर के लोगों ने किया।
और एक जवाब देने का, इस तरह की राजनीति जो बड़े बड़े जिन पे मुकदमे पाए गए और उसके बाद राज्यसभा में उन्होंने बीजेपी को वोट दी, उसके बाद ज्वाइन करी, तो आदमपुर का चुनाव हो गया। एजेंसीज, भाजपा के मंत्री जो कहते थे कि इनकी जो है इनके ऊपर काले धन के मुकदमे हैं, विदेशों में संपत्ति पकड़ी गई और पता नहीं क्या क्या, मैं व्यक्तिगत बात नहीं करना चाहता, लेकिन कहीं ना कहीं जो बीजेपी का एक नारा जो चल रहा था कि काला धन लाएंगे, 15 लाख सबके बाटे आएंगे, वो नारा कहीं ना कहीं परिवर्तित अब के ये हो गया कि काले धन वालों को बीजेपी में लाएंगे, वॉशिंग मशीन में उस काले धन को सफ़ेद कराएंगे और उसके और तत्पश्चात आदमपुर से चुनाव लड़वाएंगे। तो ये जो है स्थिति आपने देखी, मगर मैं कुछ नहीं कहना था, आदमपुर के लोगों ने वो जवाब दिया वहाँ, और हम धन्यवाद करते हैं। और प्रदेश में जैसे मैंने कहा, ये सरकार एक भ्रष्टाचार के समझौते के आधार पर बनी हुई सरकार साबित हो गई है। चाहे मैंने उदाहरण आदमपुर का दिया हो, चाहे मैंने जेजेपी के समझौते का उदाहरण दिया हो, और हरियाणा के भविष्य को भूल गई सरकार। हरियाणा को विकास की पटरी से उतार के बेरोजगारी में नंबर 1 बनाने वाली सरकार ये बन चुकी है, और इसीलिए प्रदेश में बदलाव बेहद ज़रूरी है।